नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की हम कर लें। आपको बता दें, मुंबई में आज एक ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। ऐतिहासिक महत्व वाले इस ब्रिज के खुलने से मुंबईकरों को दोहरी खुशी मिली है। इसलिए हमारा पहला गुड न्यूज यही है। हमारा पहला गुड न्यूज है कि सिंदूर पुल से मुंबई में ट्रैफिक कूल। जी हाँ, देखिए, इस पुल से न केवल यातायात में मदद मिलेगी बल्कि इससे गुलामी की यादों से भी छुटकारा मिलेगा। दरअसल इस पुल का नाम कार्निक ब्रिज से बदलकर सेना के शौर्य के सम्मान में सिंदूर ब्रिज रखा गया है। हाई टेम्पो ट्रैफिक में फंसने वाले मुंबईकरों को आज एक ऐसी सौगात मिली है जिससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत हो गई। आज मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐतिहासिक ब्रिज का उद्घाटन किया है, जिससे मुंबई के लोगों को यातायात में काफी सहूलियतें मिलेंगी। दक्षिण मुंबई में स्थित इस पुल का पुनर्निर्माण किया गया है। ऐतिहासिक महत्व वाले इस पुल का नाम कार्निक रोड ओवरब्रिज था और ये पुल 150 साल से भी पुराना था, लेकिन पुल के जर्जर हालत के बाद सुरक्षा संबंधित चिंताओं के चलते इस पुल को 2022 में ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन अब इस ब्रिज को दोबारा बनाने के बाद इसे मुंबई के लोगों के लिए खोल दिया गया है। कार्निक ब्रिज के नाम से जाने जाने वाले इस ब्रिज का महाराष्ट्र सरकार ने नाम बदलते हुए इसे सिंदूर ब्रिज कर दिया है। सरकार ने मई में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर इस ब्रिज को सिंदूर ब्रिज का नाम दिया है। सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए इस ब्रिज का नाम बदला गया है। आज बहुत खुशी की बात है कि मुंबई में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि बहुत ही पुराना कर्नाक ब्रिज यहाँ हुआ करता था, जिसको एक प्रकार से क्षतिग्रस्त वो था, इसलिए उसको गिराकर ये नया ब्रिज बनाया गया है। हम सब ने मिलकर ये तय किया कि इसका नाम बदला जाए और इसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सिंदूर ब्रिज के रूप में इसके आगे जाना जाए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि स्वतंत्रता के अमृत काल में गुलामी की निशानियों को मिटाकर हम अपनी निशानियों को प्रस्थापित करें। इस ऐतिहासिक पुल की अपनी कहानी है। इस पुल का निर्माण 1868 में किया गया था और पुल का नाम ब्रिटिश गवर्नर जेम्स रिवेट कार्निक के नाम पर रखा गया था। 1839 से 1841 तक रिवेट तत्कालीन बॉम्बे प्रांत के गवर्नर रहे थे। कार्निक को इतिहास में अत्याचारी गवर्नर के रूप में जाना जाता है, लिहाजा फडणवीस सरकार ने पुल का नाम बदलकर गुलामी की यादों से मुक्त कराने की भी कोशिश की है। कर्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि कर्नाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया, विशेष रूप से सातारा के प्रताप सिंह राजे छत्रपति या नागपुर के मुधोजी राजे, इनको अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र में फांसने का प्रयास उन्होंने किया। कई लोगों को जान से मारने का काम उन्होंने किया। इसलिए ऐसे अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर हमने ये तय किया कि इस नए ब्रिज को सिंदूर का नाम दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है। इस ब्रिज को पूरा करने में कई चुनौतियां थी, क्योंकि इस ब्रिज को रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरना था। ऐसे में अधिकारियों ने बिना रेल का परिचालन रोके इस पुल का निर्माण किया। पुल 328 मीटर लंबा है, जिसमें 70 मीटर रेलवे परिसर और 230 मीटर पहुंच मार्ग शामिल हैं। इसके निर्माण में 2 स्टील गार्डरों का उपयोग किया गया है, जिनमें से हर एक का वजन 550 मीट्रिक टन है। मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने इस ब्रिज को कंप्लीट किया है। ये ब्रिज एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में यहाँ पर कंप्लीट करना था। रेलवे के ऊपर काम करना मुंबई में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रेलवे रुकी नहीं जा सकती है। इसके साथ साथ ये सारा जो इलाका है, इसमें आगे पीछे बहुत कंजेशन है। ऐसे समय रिकॉर्ड टाइम में ये काम पूरा करने के लिए मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। दक्षिण मुंबई में पूर्व और पश्चिम गलियारे को जोड़ने वाले इस ब्रिज को 60 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन के पास स्थित ये सिंदूर ब्रिज पीडी मेलो रोड को कॉफर्ड मार्केट, कालवा देवी और मोहम्मद अली रोड जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों से जोड़ता है।
इस ब्रिज के शुरू होने से इस इलाके में लोगों को ट्रैफिक से काफी राहत मिलेगी। इस वक्त हम रेनोवेट किए गए करनाग ब्रिज के यहाँ पर खड़े हैं, जिसको अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर ब्रिज ये नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ब्रिज है ये महत्वपूर्ण इसीलिए है कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से ये स्टील ब्रिज बनाया गया है। तकरीबन 350 मीटर का ये ब्रिज है, जिसमें से 70 मीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से है। मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन की तरफ से पीडी मली रोड को जोड़कर फ्रीवे से कनेक्शन करने वाला ये ब्रिज एक तरह से मुंबई के लिए बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है। लेकिन क्योंकि इस ब्रिज की हालत ठीक नहीं थी, 2 साल पहले इस ब्रिज पे से ट्रैफिक जो है वो रोक दी गई। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आज इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये पुल अब सिर्फ एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं बल्कि भारत के साहस और आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। ये नया ब्रिज न सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत और टिकाऊ है बल्कि मुंबई की जनता के लिए सुरक्षा और भरोसे की नई उम्मीद भी बन गया है। ऐसे में शहर की व्यस्त सड़कों को जोड़ने वाला ये पुल आधुनिकता और देशभक्ति के अद्भुत संगम बनकर मुंबई को गर्व करने का मौका देगा। मुस्तफा शेख, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात आम से सेना के सम्मान की। जी हाँ, उत्तराखंड के पंतनगर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने आम की एक नई प्रजाति विकसित की है और इस प्रजाति को उन्होंने सेना के सम्मान के प्रति समर्पित किया है। हमारी दूसरी गुड न्यूज यही है और हमारी गुड न्यूज है कि सेना के शौर्य को सिंदूर आम से सलाम। जी हाँ, इस आम के जरिए जवानों के सम्मान के साथ साथ किसानों की मेहनत को भी सलाम किया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस आम को उपजाने वाले किसानों को आम की कई खासियतों की वजह से आय में इजाफा होगा। आमतौर पर हमारे देश में आम गर्मियों और ज्यादा से ज्यादा बरसात के शुरुआती दिनों में मिलता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर ताजे आम आपको बरसात के बाद शरद ऋतु में भी मिले तो कैसा रहेगा। इस कल्पना को साकार किया उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में स्थित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके आम की एक नई प्रजाति को विकसित किया। यह आम की प्रजाति अन्य आमों से अलग है क्योंकि ये आम देर से पकता है। मतलब ये कि जब देश में अन्य आमों की फसल पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तब ये आम पक कर तैयार होता है। आमतौर पर जुलाई तक आम की फसलें समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ये आम सितंबर महीने में पक कर तैयार होता है। हम लोगों ने इस एरिया का सर्वे करके एक आम को निकाला और जिसका नाम दिया, जो ये फील्ड में कहीं खुद ब खुद उग रहा था, और देखा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे कि ये बहुत देर से पकता है आम, अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये पक करके तैयार होता है। दूसरी जो इसकी खूबी है, इसमें शुगर और एसिड का जो अम्ल और शर्करा का मिश्रण बहुत अच्छा है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरी बात, इसका फ्रूट साइज़ का जो वेट है वो भी बहुत अच्छा है, लगभग 200 से 250 ग्राम तक चला जाता है एक फल का वजन। और चौथी बात इसमें है कि ये जो आम है पकने के बाद बिल्कुल पीले कलर का हो जाता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इस खास प्रजाति के आम में कई और खूबियां हैं जिससे ये आम सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। इस वैरायटी की कुछ खास गुण हैं और अभी हम लोगों के यहाँ ये पंतनगर विश्वविद्यालय के हार्टिकल्चर रिसर्च सेंटर पत्थरचट्टा पर ये आम उपलब्ध है और इसका जनन द्रव्य हम लोगों ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ में भी जमा कर दिया है और उसके बाद इसका आईसी नंबर भी हम लोगों ने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेज से प्राप्त कर लिया है। वैज्ञानिकों ने आम की इस खास प्रजाति को सेना के शौर्य को समर्पित करने का फैसला किया है। दरअसल 6 जुलाई को दिल्ली एयरफोर्स मेस में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें सीडीएस और एयर चीफ मार्शल समेत कई रक्षा अधिकारियों ने आमों का स्वाद चखा। इनमें वो खास प्रजाति का भी आम शामिल था। डिफेंस अधिकारियों को इस आम का स्वाद बेहद पसंद आया था, लिहाजा यूनिवर्सिटी ने इस आम को सेना को समर्पित करने का फैसला लिया और इस आम का नाम हाल ही में सेना के पराक्रम से जुड़े ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रख दिया। अब इस खास प्रजाति के आम को सिंदूर के नाम से जाना जाएगा।
आम की खेती कैसी होनी चाहिए, आम की प्रजातियां लगातार डेवलप कर रहा है। और इस साल इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक आम की प्रजाति डेवलप की है जिसका नाम हमने सिंदूर रखा है। और इसका नाम सिंदूर इसलिए रखा है कि जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे देश के जवानों ने जीत किया है जैसे ऑपरेशन सिंदूर में, और उनके काम को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको एक सम्मान देते हुए हमने इसका नाम सिंदूर नाम रखा है। सिंदूर आम से सेना को सम्मान देने के साथ ही इससे किसानों को भी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल ये आम जब बाजार में पहुंचेगा तब तक सभी आम बाजार से खत्म हो चुके होंगे। ऐसे में इन आमों की डिमांड होने से किसानों को इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, जिससे किसानों को भी काफी मुनाफा होगा। इसकी खासियत यही है कि ये उस समय उपलब्ध होगा जबकि पूरे देश में आम समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर आपकी आम की उपलब्धता आपको महसूस होगी। तो नेचुरली इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी क्योंकि पैसा भी ज़्यादा मिलेगा इसका। जब जब बाज़ार में आम उपलब्ध नहीं है तो जहाँ भी उपलब्धता होगी तो उसके रेट्स भी अच्छे मिलेंगे, दाम अच्छे मिलेंगे और किसानों की आमदनी इससे होगी। और जैसे हम जानते हैं कि जय जवान जय किसान और जय अनुसंधान हमारे विश्वविद्यालय का भी हमेशा ध्यान रहा है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का मानना है कि स्वाद और गुणवत्ता सिंदूर आम को बाजार में लोकप्रिय बनाएगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान इस प्रजाति को अपनाने के लिए उत्साहित हैं। विश्वविद्यालय ने भी किसानों को प्रशिक्षण और बीज उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई है। पंतनगर यूनिवर्सिटी ने इस आम के जरिए हमारे देश के जय जवान और जय किसान की विचारधारा को मजबूत किया है। आम की इस खास प्रजाति का नाम सिंदूर रखकर सेना के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है, तो वहीं इससे किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश भी की गई है, जिससे जवान और किसान दोनों देश की विरासत को मजबूत कर सकें। रमेश चंद्रा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली की शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सरकारी स्कूलों की प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक अंग्रेजी माध्यम का सेक्शन होना अनिवार्य होगा। हमारी तीसरी गुड न्यूज यही है और हमारी गुड न्यूज है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी जरूरी। जी, ये निर्णय सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे स्टूडेंट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर फायदा मिलेगा और आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और नौकरी के मौके भी ये बढ़ाएगा। इस फैसले के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में यह कहा गया है कि हर सरकारी स्कूल की हर कक्षा में कम से कम एक सेक्शन अंग्रेजी माध्यम का होना चाहिए। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि इन दिनों जो पढ़ाई की पूरी व्यवस्था है वो साइंटिफिक तरीके से हो रही है, विज्ञान आधारित है, और ऐसे में अगर आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में नहीं पढ़ाई करते हैं तो कई बार यह भी माना जाता है कि आप पूरी तरीके से इस व्यवस्था के साथ कदमताल नहीं कर सकते हैं, पिछड़ सकते हैं। इसलिए इसे सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ये व्यवस्था पूरी तरीके से कारगर साबित हो, वो अमल में आए, इसको लेकर के तमाम जो जिला स्तर के अधिकारी हैं या फिर क्षेत्रीय अधिकारी हैं उन्हें काम करना होगा। और इसके लिए सारे के सारे अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जो भी आधिकारिक वेबसाइट है उस पर अपडेट किया जाए, उस पर जानकारी दी जाए कि किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था आने वाले दिनों में लागू होगी। जहां तक छात्रों के एडमिशन का सवाल है कि उन्हें कैसे एडमिशन मिलेगा, तो वो अपनी प्रायोरिटी दे पाएंगे, वो अपनी प्राथमिकता दे पाएंगे। उनके तरफ से उनके जो भी अभिभावक हैं उन्हें ये चुनने की आजादी होगी कि आप क्या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं या हिंदी माध्यम से। जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं उनमें से बच्चों का चयन होगा। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो आने वाले समय की जरूरतों के मुताबिक है। जिस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है पढ़ाई के लिए, खासतौर पर नौकरियों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए,
उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। और असम में हाथियों का एक विशाल झुंड देखा गया है। हाथियों का ये झुंड ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर दिखाई दिए। हाथियों के विशाल झुंड की तस्वीरें रोमांच से भर देने वाली है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा गुड न्यूज है, और हमारा गुड न्यूज है कि हाथियों के झुंड की पानी में अटखेलियां। जी हाँ, आपको बता दें कि ये असम के जोरहट जिले से ये खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। जोरहट में उस वक्त लोगों की सांसें थम गई जब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अचानक 150 हाथियों का विशाल झुंड दिखाई दिया। ये कोई आम दृश्य नहीं था, ये प्रकृति की एक ऐसी झलक थी जो कि रोज देखने को नहीं मिलती। करीब 150 हाथियों के इस विशाल झुंड में हाथियों के कई छोटे बच्चे भी शामिल दिखे। बीते कुछ समय से इस इलाके में ये झुंड मजली और निमाती घाट के बीच ब्रह्मपुत्र की चापोरियों में लंबे समय से निवास कर रहा है। और जब ये झुंड एक साथ निकला तो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए ये एक दुर्लभ और रोमांचक दृश्य बन गया। विशालकाय हाथी पानी में मस्ती करते, नहाते और खेलते हुए दिखाई दिए। हमारे संवाददाता पूर्ण विकास बोरा ने के मुताबिक उन विभाग द्वारा झुंड पर नजर रखी गई, वन विभाग द्वारा, और लोगों से आग्रह किया गया कि वे इन जंगली जानवरों से उचित दूरी बनाए रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात पवित्र अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं। 3 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक करीब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आज इस पवित्र यात्रा के एक और महत्वपूर्ण हिस्से की शुरुआत हुई। हमारी 5वीं गुड न्यूज यही है। हमारी गुड न्यूज है कि पहलगाम में पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा। आपको बता दें कि छड़ी मुबारक अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो कि भगवान शिव की एक पवित्र छड़ी है, जिसे यात्रा के दौरान जो मंदिर है गुफा का, वहां ले जाया जाता है। ये छड़ी, जिसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, यात्रा के आरंभ में श्रीनगर से शुरू होकर अमरनाथ गुफा तक पहुंचाई जाती है। आज छड़ी मुबारक की पहलगाम में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। आज जैसा कि हम जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा का दिन है। व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से भी आज का दिन प्रचलित है। और आज हम शुभ स्थान दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से शिव और शक्ति स्वरूपनी शट्टिकाओं को, जो कि प्रचलित नाम छड़ी मुबारक से जानी जाती हैं, उनको लेकर छड़ी विश्राम स्थल पहलगांव में आए और यहाँ पर भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, शट्टिकाओं का पूजन, ध्वजारोहण, उसके बाद हवन हुआ और हवन के बाद भोज हुआ। चलिए अब आपको गौ माता की महिमा और पारंपरिक भारतीय संस्कारों की समर्पित एक अनूठी पहल दिखाते हैं। मुंबई में गौ माता के लिए धर्म यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं और संगठनों ने मिलकर शांति, सेवा और आध्यात्मिक चेतना का संदेश दिया। हमारी छठी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। हमारी गुड न्यूज है कि गौ माता के लिए धर्म यात्रा। जी हाँ, मुंबई में ढोल नगाड़ों के बीच ये भव्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में महिलाएं हाथों में गौ माता, राष्ट्रमाता के पोस्टर लिए दिखी, तो वहीं यात्रा में कुछ महिलाएं सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुई। तस्वीरों के माध्यम से देखें किस तरीके से एक बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो कलश यात्रा लेकर चल रही हैं। अपने सरों पर कलश रखा हुआ है इन सभी महिलाओं ने और पूरी तरह से श्रद्धालु बन बैठी। इस दिन का काफ़ी देर से इंतज़ार था। आपको बता दें कि मुंबई के बोरीवली इलाके स्थित गणपति मंदिर से पास में ही कोरा केंद्र है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर भव्य एक आयोजन किया गया है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो जुटेंगे। और आपको बताएं, ये जो सामने रथ आप देख रहे हैं, ये रथ जो है वो देश के प्रमुख जो है देश के प्रमुख शंकराचार्य जी का रथ आप देख रहे हैं। जगत कल देश का कोना कोना हर हर महादेव के जयकारों से गूंजेगा। कल से पवित्र और पावन सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है और साथ ही शुरू हो जाएगी आस्था और भक्ति की सबसे भव्य यात्रा, यानी कांवड़ यात्रा। तो हमारी 7वीं
गुड न्यूज आपको बता दें यही है, और हमारी गुड न्यूज है कि सावन में सजे मार्ग मंदिरों में तैयारी खास। जी हां, कांवड़ यात्रा के लिए शासन से लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। शिव भक्तों के स्वागत में सड़कों से लेकर आसमान तक इंतजाम किए जा चुके हैं। आइए देखते हैं कैसे सज गया है देश कांवड़ियों के स्वागत के लिए। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, गांव से लेकर महानगरों तक हर मंदिर आस्था के रंग में सज गया है। श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने के लिए स्पेशल लाइन, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग प्रवेश द्वार, पेयजल स्टॉल, स्वास्थ्य शिविर और भीड़ नियंत्रण को लेकर सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है और महाकालेश्वर मंदिर में अभी से रौनक देखने के लिए मिल रही है। सावन के महीने में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देश भर से शिव भक्त भारी संख्या में उमड़ेंगे। लिहाजा इस बार प्रशासन ने ई पास सिस्टम लागू किया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। तो वहीं काशी विश्वनाथ और बाबा वैद्यनाथ के धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। सावन के महीने में स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई गई है। साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी, सेल्फी पॉइंट्स, पंडाल व्यवस्था और डिजिटल सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा सावन के पावन महीने में भोलेनाथ की महायात्रा भी उज्जैन में निकलनी है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। श्री महाकालेश्वर भगवान की जो सावन माह की सवारियां रहती हैं, उनकी तैयारियां जो है मंदिर समिति की तरफ से शुरू कर ली गई हैं। और इस बार जो सावन भादों की सवारियां हैं, उसमें कुल 6 सवारियां बाबा महाकाल की निकलेंगी। इन सवारियों को और अधिक आकर्षक और उत्साह के साथ निकालने के लिए जो है मंदिर समिति द्वारा तय किया गया है कि सभी सवारियों को अलग अलग थीम पर निकाला जाएगा, जिसमें उस थीम के माध्यम से एक एडिशनल जो है प्रयास किया जाएगा एक कार्यक्रम कराने का, जिसमें जैसे पहली सवारी के अंदर वैदिक उद्घोष के माध्यम से एक थीम रहेगी। उसके बाद जो लोक नृत्य हैं, जो पूरे देश भर के, मध्य प्रदेश के और अन्य राज्यों के, उन लोक नृत्यों का एक एलिमेंट रहेगा। सावन के महीने की शुरुआत से शिव भक्ति की सबसे विशाल और आस्थापूर्ण यात्रा कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। लिहाजा कांवड़ यात्रा को लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ मार्ग समेत महत्वपूर्ण जगहों पर कुल 29,454 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 395 ड्रोन, 1,845 जल सेवा केंद्र की व्यवस्था की गई है। 829 चिकित्सा शिविरों, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र, कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके अलावा RAF, QRT और एंटी टेरर स्क्वाड पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पूरी कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। 29,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 400 से अधिक ड्रोन कैमरों के जरिए पूरी कांवड़ यात्रा पर अफसरों की नजर होगी। और ये सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे की फीड न सिर्फ जोनल और जिला मुख्यालय पर, बल्कि लखनऊ स्थित मुख्यालय पर रियल टाइम पर अफसर देखेंगे कि कहां पर कांवड़ यात्रा में किस तरीके से संचालन हो रहा है। जारी किए गए निर्देश में साफ कहा गया है कि कांवड़ यात्रियों के लिए बनाए गए शिविर राजमार्गों से करीब 20 मीटर दूरी पर बनाए जाए, जहां पर वो आश्रय स्थल हो, जहां पर कांवड़ यात्री विश्राम कर सकें। हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, देवघर, उज्जैन, काशी, हर ओर से लाखों शिव भक्त सावन के महीने में जल भर कर निकलेंगे और अपने बाबा भोले के दर्शन और जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में यूपी से लेकर उत्तराखंड में कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम है। जगह जगह विश्राम कैंप बनाए गए हैं, जिससे कांवड़ियों को लंबी यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। कई जगह तो कांवड़ियों के लिए एसी कैंप की व्यवस्था की गई है। बागपत सबसे बड़ा कांवड़ मार्ग है, जहां से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर से हजारों कांवड़िये रवाना होंगे। लिहाजा यहां शिव भक्तों की ओर से कई नेक पहल की जा रही है। सोनीपत के एक संगठन द्वारा पिछले 21 वर्षों से विशाल कांवड़ शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो हर साल नई सुविधाओं के साथ भक्तों की सेवा में जुटा रहता है। यहाँ हम कांवड़ियों को हर तरह की सुविधा देते हैं, खाने की, पीने की, दवाई की, चाय की, और बर्ती के लिए बर्त से अलग से, और जो भी सुविधा है कांवड़ियों को जो हमारा हम कर सकते हैं, कोशिश करते हैं हर एक चीज करें। बेहद हाईटेक आपने अपने शिविर को बताया कि अगर एसी की जरूरत हो तो किस तरीके से आप क्या है आपकी? एसी रूम भी हैं जी, 2-3 एसी रूम बनते हैं, और कूलर है, पानी के पंखे हैं, लाइट 24 घंटे है, 3 जनरेटर रखते हैं।
देखिए, जिस तरीके से बताया इन्होंने कि कांवड़ियों को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। अगर गर्मी से वो अगर आहत है, गर्मी से परेशान है, उसके लिए एसी की व्यवस्था है। तो वहीं पानी और कहीं ये कहा जाता है कि कावड़ खंडित ना हो, उसको लेकर भी गंगा जल की व्यवस्था ये अपने पास रखते हैं। इस साल पिछले साल से ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, झारखंड और हरियाणा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। अनुमान है कि इस साल 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों की संख्या होगी। ऐसे में हर जिले, हर रास्ते पर भव्य स्वागत, भंडारे, पानी, मेडिकल टीम और शिविर तैयार किए गए हैं। कुछ सुविधाएं देनी, उसके साथ साथ हमारे जो पार्किंग स्पेसेस हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी प्लान है, उसके बारे में हम लोग ने अपनी इंटरनल टीम्स ने काम कर लिया है। अभी कुछ जो चीज़ें बची हैं, जैसे कहीं पानी की लाइंस का है, कुछ जगह लाइट्स हैं, कुछ टॉयलेट्स अभी और लगने हैं, तो उसको हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसे जैसे भीड़ और बढ़ती जाएगी, हम सुविधाओं को और इंक्रीज करेंगे। जाहिर है, शिव शंभू के पावन महीने सावन में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने के लिए मिलने वाला है। इस बार कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई यानी सावन की शिवरात्रि तक चलेगी। इस दौरान उज्जैन से काशी और देवघर तक शिव भक्ति की त्रिवेणी बहेगी और पवित्र स्थलों पर करोड़ों श्रद्धालु जुटेंगे, जिनके स्वागत के लिए प्रशासन और हर सेवक सब तैयार हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा, बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।